नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें UPL में भारी गिरावट देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 का हिस्सा होते हुए भी 10% पे भारी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। हैवी सेलिंग हुई है और गिरावट के पीछे बहुत बड़ी वजह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पूरी वजह को समझेंगे और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यूपीएल में फिलहाल हमें विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स की सिचुएशन देखने को मिल रही है और इस विसल ब्लोअर ने कंपनी पर बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। विसल ब्लोअर का कहना है कि यूपीएल रेंट डील्स कर रही है एक शेल कंपनी के साथ। शेल कंपनी का मतलब है इनएक्टिव कंपनी या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फर्जी कंपनी, जो कि यूपीएल के खुद के एम्प्लॉयज के द्वारा ही ओन्ड है और रेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का पेमेंट इस कंपनी को किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह शेल कंपनी एक बार यूपीएल के चीफ जयदेव श्रॉफ के द्वारा भी ओन थी। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है और जितनी भी डिटेल्स विसल ब्लोअर ने सबमिट की है उससे तो यहाँ पर सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू का यहाँ पर मामला दिखाई दे रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है तो स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल ही जाती है। एक बार अगर क्वार्टर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्टेशन से कम डालेंगे तो चलता है, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होती है। लेकिन अगर यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है तो स्टॉक मार्केट उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करता है। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले यूपीएल के ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया था। सिर्फ रिजाइन करने के द्वारा रिजाइन किया था, उसके कारण भी स्टॉक हमें 5 से 7-8% गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन यहां पर तो क्लियरली एलिगेशंस आ चुके हैं और इसी के कारण हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। अब इसके चलते श्रॉफ जी का क्या कहना है उसे भी एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स थी वो पुट टू रेस्ट इन 2017 ओनली। वहां पर सब कुछ हो चुका था, ऑडिट कमेटी बिठाई गई थी और कंपनी को क्लीन चिट भी दे दी थी। और यहां पर उनका कहना है कि द ऑडिट कमेटी रिव्यूड द कंप्लेंट एंड कंक्लूडेड दैट एवरीथिंग वाज फाइन। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा 2017 में ऑलरेडी ऑडिट कमेटी के द्वारा बताया गया था, ऐसा मिस्टर श्रॉफ का कहना है। श्रॉफ जी ने यह भी कहा है कि कंपनी जो यूपीएल है वो सिर्फ और सिर्फ उसके रेजिडेंट्स के लिए रेंट पे करती है और देयर इज नो ट्रांजैक्शन विद यूपीएल। ही सेड द कंपनी इज नॉट ओन्ड बाय हिम और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एंड देयर इज नो कॉस्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रमोटर्स और द प्रमोटर ग्रुप और यूपीएल। तो उनका कहना है कि सिर्फ वो रेंट के लिए पेमेंट करती है कंपनी, बाकी कुछ भी लेना देना कंपनी के साथ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फिलहाल हमें ये विसल ब्लोअर की कंप्लेंट देखने को मिल रही है वो सिस्टमैटिक मैलिशियस कैंपेन है टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली एंड यूपीएल। तो यूपीएल का नाम खराब करने के लिए यह मार्केट में न्यूज आ रही है, ऐसा मिस्टर श्रॉफ का कहना है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि प्रॉब्लम क्या है। ओवरऑल यहां पर बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हमें दिखाई देता है और जिसके कारण स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यूपीएल एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 438 रुपीज, जो कि हमें 11% नीचे दिखाई दिया है, जिसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 21.19 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 26.8 है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 1.66 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.41 दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि सेक्टर के पी रेशियो से इसका पी रेशियो कम है और सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो से इसका प्राइस टू बुक रेशियो हमें कम दिखा देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड 1.13% है, जिससे ज्यादा डिविडेंड हमें यूपीएल दिखाई देता है। 1.21% का डिविडेंड यील्ड यूपीएल प्रोवाइड करता है। कंपनी के अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है मेजरली क्रॉप प्रोटेक्शन में एग्रोकेमिकल्स में कामकाज करता है, क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में कामकाज करने वाली कंपनी है। तो ओवरऑल बेसिकली ये केमिकल कंपनी हमें दिखाई देती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू 2017 में 16.78 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 35.86 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो वो हमें यहां पर सेम दिखाई दे रहे हैं। 2017 में 1.72 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट, जो कि फिलहाल 2020 में 1.77 दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं रेवेन्यू भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे 18.62% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। अगर 25 से ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि अच्छी डिलीवरी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश के समय 250 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई थी, 550 के लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर हमें वीकनेस दिखाई दी, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। और उसके बाद ये भी सिचुएशन आई कि इसके ऑडिटर ने रिजाइन कर लिया और भी गिरावट हमें यहां पर दिखाई दी और वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। 400 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और तेजी भी दिखाई, 500 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन आज ही ये न्यूज आई और स्टॉक हमें फिर से उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो हैवी वॉल्यूम्स में शेयर हमें यहां पर सेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे इसके पहले भी हैवी वॉल्यूम्स में शेयर ऑलरेडी यहां पर हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। 20 मिलियन के आसपास के शेयर्स कई बार यहां पर सेल होते हुए नजर आए थे, लेकिन आज के अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 80 मिलियन से ज्यादा के शेयर्स यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हैवी सेलिंग यहां पर हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 50.62, जो कि तेजी से नीचे आ चुका है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर भी वीक होता जा रहा है, 46.9 हो चुका है, तेजी से यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहां पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर ये बियरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात तो दिखाई नहीं देगी। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर निकल चुका था और एक ही दिन में मीडियन के आसपास आ चुका है। अपर बैंड का लेवल है 480 का लेवल। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो 395 का लेवल हमें दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 427 का लेवल है, 493 का इसका पिवट रेजिस्टेंस था और वहीं पर स्टॉक जाकर हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 389 और 361 का पिवट सपोर्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे ओवर द लॉन्ग टर्म स्टॉक ने हमें अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन बीच में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आती हुई नजर आई है और स्टॉक हमें वापस गिरता हुआ नजर आता है। और ये जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और ये फिलहाल लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो नंबर है 490 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे पहले जब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली थी 2017 में, वापस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, तो उसके बाद भी हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 600 के लेवल से स्टॉक गिरकर हमें 400 के आसपास आता हुआ नजर आया था। अब ये रिजल्व हो गया इशू, तब वापस स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली और स्टॉक 700 के लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च में क्रैश आया, फिर रिकवरी आई और फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और ऑल टाइम चार्ट पर हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया था इसके 400 के लेवल के आसपास, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 400 के लेवल के आसपास काफी बार सपोर्ट लिया है। और यहां पर भी आप देख पाएंगे पिछले महीने की जो कैंडल बन रही है वो भी 400 के आसपास सपोर्ट ले रही थी और उसके बाद हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। और इसी लेवल के आसपास हमें 100 मंथ्स का ईएमए भी दिखाई देता है और वो भी लेवल कैलकुलेट होकर आता है 392 के आसपास। तो ऐसी सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सिचुएशन कैसी एमर्ज होती है, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो ये इशू जो था वो रिजॉल्व हो गया था और अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। बड़ी कंपनी ओवरऑल अच्छा कामकाज करती है, ठीक ठाक कामकाज करती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी पोजिशन बना कर रखी है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ये कैसा इशू यहाँ पर आता है, क्या वो रिजॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता, उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। पैनिक में आकर आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी, बाकी डिसीजन आपका है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक तो मैं इसे नहीं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसके मार्जिन भी ज्यादा हमें इंप्रूव करते हुए नजर नहीं आ रहे। रेवेन्यू भले ही बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव यहां पर नहीं हो रही है। और यहां पर इसका जो डेट है, कर्जा है कंपनी पर, वो भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं इसे टोटली अवॉइड करना ही पसंद करता हूं। लेकिन अगर आपने लिया है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो इशू है वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता, उसके ऊपर आपको ध्यान बहुत ही रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ भी यहां पर भुला सकता है लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को यहां पर माफ नहीं करता है। सिर्फ ऑडिटर अगर रिजाइन करके चला जाता है तो भी स्टॉक में भारी गिरावट हो जाती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू हो गया, यहां पर एलिगेशंस लग गए तो ऑफकोर्स हमें स्टॉक में बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस डिसीजन पर यह क्या होता है, इस पूरे मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
और फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो मेरा मानना है फ्रेश बाय में फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। बहुत ही इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वैसे में पर्सनली मेरा मानना है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है। इतनी कोई दमदार कंपनी मुझे ये पर्सनली दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपका डिसीजन अलग हो सकता है। अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। फिलहाल हम देखा 400 के आसपास स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया था जब मार्केट में हमें यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो पहले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 400 का लेवल हमें यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो हमें यहाँ पर 380 370 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।